आइए अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जिसे हम देख भी नहीं पाते हैं, उनकी विशेषताएं अब हम पढ़ते हैं। पहली विशेषता ये है कि ये जो पार्टिकल्स है इनमें आपस में बहुत सारा स्पेस रहता है, मतलब बहुत सारा अंतर रहता है। ये हमें किससे पता चलेगा? एग्जाम्पल देते, चलो मुझे चाय बनानी है या फिर कॉफी बनानी है या फिर नींबू पानी बनानी है, तो ये तीन चीजें जो मुझे बनानी है, इसमें बेसिक चीज मुझे कौन सी लगती है? पानी, है ना। सबसे पहले मैं पानी लेता हूँ, तो पानी में जब मैं अगर चाय बनानी है तो चाय पत्ती डालूंगा, कॉफी बनानी है तो कॉफी डालूंगा, और या नींबू पानी बनाना है तो वो जो नींबू है, नींबू का जो रस है वो निचोड़ के मैं पानी में डालूंगा। उसके बाद क्या वो जो पानी है वो ऐसे करता है क्या? नहीं नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसको दूर रखो, नहीं। ये पूरी चाय पत्ती, ये पूरी कॉफी या पूरा जो नींबू का रस है वो पानी में घुल मिल जाता है। भले आपको उसका कलर अलग हो, तो पानी का कलर चाहे चला जाए या फिर उसकी टेस्ट चला जाए, लेकिन जो वो लिक्विड रहता है उस लिक्विड में कॉफी, नींबू या चाय के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पार्टिकल्स उस लिक्विड में घुल मिल जाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि लिक्विड में, या फिर लिक्विड हो या कौन सा भी सॉलिड हो या गैस हो, इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं उस पार्टिकल्स में इतना सारा अंतर आपस में रहता है कि किसी और पार्टिकल, कोई और पार्टिकल आके भी उसमें बैठ सके या फिर मिक्स हो सके। जैसे चाय की पत्ती, चाय की पत्ती में के पार्टिकल्स वो लिक्विड में जाके बैठ जाते हैं और इससे वो जो लिक्विड है, जो पानी है, उसका कलर बदल जाता है। सेम नींबू पानी का भी वैसा ही रहता है। जो नींबू के जो सत्व रहते हैं, नींबू के जो पार्टिकल्स रहते हैं, वो पानी में जो पार्टिकल्स रहते हैं, पानी के जो पार्टिकल्स रहते हैं उसमें जो स्पेस रहता है उस स्पेस में जाके बैठते हैं और इससे उसका कलर, टेस्ट बदल जाती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअसली। इसका मतलब जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक जगह पे स्टेडी नहीं रहते हैं, उनकी कंटिन्यूअसली हलचल रहती है। जैसे कि ये मोबाइल आपको दिख रहा है स्टेडी, है ना, भले ये सॉलिड है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं ये पार्टिकल्स आपकी आंखों को नहीं दिख रहे, लेकिन ये भी मूव हो रहे हैं, ये हलचल कर रहे हैं। जैसे कि अगरबत्ती, ये अगरबत्ती, इसमें भी पार्टिकल्स है, ये भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब ये मूव कर रहे, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो, ये अगरबत्ती मैंने यहाँ पे रखी, यहाँ पे रखने के बाद मुझे वो जो उसका एरोमा रहते है, जो उसकी सेंट रहती है, वो सेंट तो मुझे नहीं आ रही, लेकिन जैसे मैं उसे मेरे पास लाऊं, मेरे नोज के पास लाऊं, उसकी सेंट आ रही है, एरोमा आ रहा है ना। तो इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं ये पार्टिकल्स अभी मूव होते हैं, ये तो मैंने कहा। तो क्या मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊं क्या, ये पार्टिकल्स मूव होने की? देखते हैं। अभी ये जो अगरबत्ती, इसे मैंने लीट कर दी है। लीट करने के बाद मैं ये इसे कहीं भी, कितनी भी दूर रखूं, इसकी जो सेंट है, इसका जो एरोमा है, वो मेरे नाक तक आता है। तो अगरबत्ती में जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं ये पार्टिकल्स अभी मूव हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो धुआं धुआं दिख रहा है, ये धुएं के माध्यम से इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पार्टिकल्स अभी क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। जितना धुआं बढ़ रहा है उतनी जल्दी, उतनी फास्ट ये पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं मैगी का। मैगी वाले एग्जाम्पल में मैं दो बर्तन लेता हूँ पानी से भरे हुए। एक जो बर्तन है वो मैं गैस पे रखता हूँ और गैस ऑन करता हूँ, और दूसरा जो बर्तन है वो ऐसे रखता हूँ। दोनों बर्तन में मैं मैगी डालता हूँ। मैगी डालने के बाद जैसे ही जो गैस वाला बर्तन है उसमें जो मैगी है, वो मैगी क्या होती है, अभी धीरे धीरे फैल जाती है। दूसरी तरफ जो बर्तन जिसमें सिर्फ ठंडा पानी है और उसमें मैगी डाली है, क्या उसमें जो मैगी है वो हिल पा रही है? मतलब क्या वो रिलीज हो रही है? नहीं हो रही है। तो इससे मैं क्या अनुमान लगा सकता हूँ? दूसरा जो एग्जाम्पल लेते हैं वो चाय का। चाय में क्या करता हूँ मैं? पानी डालता हूँ, पानी डालने के बाद उसमें पत्ती डालता हूँ, जो चाय की पत्ती रहती है वो डालता हूँ। चाय की पत्ती डालने के बाद जैसे पानी बॉईल होता है, वैसे ही जो चाय की पत्ती रहती है वो पत्ती में के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पार्टिकल्स अभी रिलीज होते, रिलीज होके वो पानी में जो पार्टिकल्स रहते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो इससे मैं क्या अनुमान लगा पाता हूँ? इससे ये अनुमान निकलता है कि जैसे ही कोई भी मैटर हो, उस मैटर को जैसे ही मैं आगे आगे हिट करता जाऊं, वैसे ही उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं? मूव होने लगते हैं। वो पार्टिकल्स हलचल करते हैं। जितनी ज्यादा मैं हिट करूं उतनी ज्यादा, उतनी स्पीड से वो पार्टिकल्स मूव करते हैं। पार्टिकल्स मूव करते हैं, मैंने पढ़ा है आपको फर्स्ट वीडियो में, पार्टिकल्स मूव करना यानी उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। यानी कि जो अगरबत्ती जो मैंने पहले लीट नहीं की, उससे जलाया नहीं, तो वो पहले कौन सी पोजीशन में थी? पोटेंशियल पोजीशन में थी। लेकिन जैसे मैंने उसको जलाया, जैसे मैंने उसे हीट दिया, तो उसमें से धुआं आने लगा, और इसका मतलब वो पार्टिकल्स को अभी
काइनेटिक एनर्जी मिली है। सेम अप्लाई होता है चाय के केस में, और वही सेम केस अप्लाई होते हैं जब हम मैगी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हीट बढ़ाए मतलब टेम्परेचर बढ़ाए, जैसे जैसे हीट बढ़ी वैसे ही काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी रहती है जिसमें पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो जैसे जैसे हीट बढ़ती है वैसे ही बढ़ती रहती है। अब पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि प्रोपोर्शनल क्या है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी के ई ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, या फिर उसे मैं कह सकता हूं टेम्परेचर। अगर मैंने हीट बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स की हलचल करने की जो क्षमता रहती है, हलचल करने की जो स्पीड रहती है, वो बढ़ती रहेगी। तो ध्यान में लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। ओके, अभी ये जो तीनों केस है जहां पे दो मैटर आपस में घुल मिल जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। DIFFUSION। तो जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो डिफ्यूजन का रेट रहता है वो बढ़ते रहता है। आइए अब चलते हैं थर्ड एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो मैटर में पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। किस तरह से? अरुणाचल प्रदेश जो अपना स्टेट है, इडुमिश्मी नाम की एक जमात है, एक ट्राइब है, उनका एक डांस है, इडुमिश्मी नाम का ही डांस है। तो उस डांस में आप अगर देख पा रहे हो वीडियो में कि वो अपने हाथ एक दूसरे के इसमें एंगल की तरह डालते हैं और उससे डांस करते हैं। ये तो हुई फर्स्ट केस। दूसरी केस में जब हम बचपन में थे तब हम हाथी की सूंड नाम का एक गेम खेलते थे। उसमें क्या रहता है, जो सारे प्लेयर्स रहते थे, एक टीम के प्लेयर्स, वो अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में ऐसे पकड़ते थे, और हाथ पकड़ के जो अपोनेंट प्लेयर था वो कोशिश करता था कि ये जो हमारा हाथ है, जो हमने एक दूसरे को पकड़ा है, वो तोड़ने की कोशिश करता था और इससे मुझे पॉइंट मिलते थे। तीसरा एक केस पकड़ते हैं जिसमें क्या करते हैं हम, ये जो उंगलियां रहते, ये उंगलियां एक दूसरे से ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ के एक चेन बनाते हैं। देखो, वो जो डांस है इडुमिश्मी नाम का, दूसरा जो हाथी की सूंड नाम का जो गेम है, और जो तीसरी केस है जिसमें हमने एक दूसरे की उंगली इस तरह से पकड़ी है, इस तीनों में भी एक चेन बनती है ना। चेन मतलब क्या है? एक यूनिफॉर्म यूनिट, एक जैसा यूनिट ऐसे जब कंटिन्यूस रहता है तब उसे हम चेन कहते हैं। तो ये तीनों केस में ये चेन जैसी बनती है। और अगर हमने ये चेन तोड़ने की कोशिश की तो आप ही गेस लगाओ कि कौन सी चेन हम इजीली तोड़ पाते हैं, या कौन सी चेन हमें तोड़ने में बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर देती है। तो आसानी है, जो इडुमिश्मी नाम का जो डांस है उसमें जो हम एंगल से ऐसे हाथ पकड़ते हैं, उसमें वो चेन तोड़ने में हमें बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो सकती है, जबकि ये जो है उंगली से हम चेन बनाते हैं, ये तोड़ने में हमें आसानी पैदा होती है। ये तो हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम चौक, आयरन नेल और रबर लेते हैं। देखो, ये चौक, आयरन नेल और रबर ये सॉलिड है ना, एक सॉलिड जैसे कहते हैं, इसको एक शेप है, उसका मास है खुद का। तो ये हम क्या करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे चौक को हम मरोड़ देते, तोड़ते उसमें फोर्स लगा के, ये तोड़ते हैं। जो रबर है, रबर को भी क्या करेंगे, हम स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करके उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। और जो थर्ड आयरन नेल है उसे हम हैमर से या हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप गेस करो या फिर देख पा रहे हो वीडियो में कि आयरन नेल हमें तोड़ने में ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, जबकि ये जो चौक रहता है वो चौक हम आसानी से तोड़ पा रहे हैं, है ना। और रबर, रबर भी एक लिमिट तक स्ट्रेच हो पाएगा, लेकिन उसके आगे वो भी टूट जा रहा है। और एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए। एक ग्लास रहता है जो वाटर से फुल भरा हुआ है, और चाकू से उसका जो ऊपर का सरफेस रहता है, जैसे मान लो तरबूज हो, तरबूज हम कैसे काटते हैं, चाकू से ऊपर का जो उसका सरफेस रहता है वो काट देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम चाकू से वो जो ग्लास है जिसमें पानी भरा है, वो पानी का ऊपर का सरफेस काटने की कोशिश करते। क्या वो सरफेस अलग हो पा रहा है? नहीं। तो ये तीनों एग्जांपल से हम ये अनुमान लगा पा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स रहते हैं मैटर में, वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इन पार्टिकल्स में ऐसा कौन सा ना कौन सा फोर्स रहता है जो एक दूसरे को बांध के रखता है।
जैसे चंद्रमा हो, मून, वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड चक्कर मारता है। जैसे अर्थ हो, अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड चक्कर मारता है ना। तो ये कौन सा फोर्स रहता है जो सन क्या करता है, अर्थ को खुद की तरफ टाई करके रखता है, खुद की तरफ बांध के रखता है। जबकि जो चंद्रमा है, जो चांद है, उसे अर्थ खुद की तरफ बांध के रखती है ताकि वो चांद छूट ना पाए। तो ये जो फोर्स है जो एक दूसरे को बांध के रखती है, वो फोर्स हमें इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर में भी देखने मिलता है। तो ये रहा हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर।